हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों शुरू करते हैं 8 अप्रैल के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे वन लाइनर सुपरफास्ट रिवीजन से। तो 6 और 7 अप्रैल के जितने भी प्रश्न हैं एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद आज के प्रश्न शुरू होंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी करूँगा और कल के पूछे गए प्रश्न का आंसर भी करेंगे। तो बायजू ने हाल ही में अधिग्रहण कर लिया है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण अभी हाल ही में बायजू ने 1 अरब रुपए में किया है। हाल ही में किस दिग्गज मोबाइल निर्माता कंपनी ने अपना कारोबार यानी मोबाइल के क्षेत्र में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? तो ये कंपनी LG है और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए हैं सुशील चंद्रा और ये स्थान लेंगे सुनील अरोड़ा जी का। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट, फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट, ये राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी, कुसुम योजना, जिसके अंतर्गत सोलर से चलने वाले जो पंप होते हैं उसके बारे में किसानों को सुविधा प्रोवाइड करवानी थी। उसी के अंतर्गत ये जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 अप्रैल को। 2021 की थीम है परजर्वेरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से अभी हाल ही में नवाजा गया है जसपाल सिंह को। क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आदिल जैनुल भाई। और छत्तीसगढ़ का वह स्थान जहां 3 अप्रैल को नक्सलियों के काराना हमले में 22 CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान शहीद हो गए, तो ये स्थान है सुकमा। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। और साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है अनिया मिथुन ने। और यहाँ पर HSN कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो वित्त मंत्रालय ने 5 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को 6 अंक का HSN कोड देने को कहा है। अब बारी है आज के प्रश्नों की। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, हाल ही में मियामी ओपन खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ह्यूबर्ट हरकज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने फाइनल में इटली के जानिक सिनर को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार हुरकाज का यह पहला ATP मास्टर 1000 का खिताब है। इससे पहले उन्होंने इस साल डेलेरे बीच ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। बात करते हैं मियामी ओपन 2021 के बारे में। तो जान लीजिए कि मियामी ओपन 2021 ये 23 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 4 अप्रैल 2021 को इसका ग्रैंड फाइनल खेला गया। यह एक पेशेवर हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, जो साल के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम, उनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन आते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जनवरी फरवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई में होता है, विंबलडन जून में होता है और US ओपन होता है अगस्त में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन जो होता है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और US ओपन भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाने वाला गेम है। तो मियामी ओपन भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर, ये तस्वीर वाकई बहुत ही रोमांचित करती है। और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है ये हेलीकॉप्टर नासा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पर सही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की सतह पर हेलीकॉप्टर उतार दिया है और इस हेलीकॉप्टर को मार्स परसिवेरेंस रोवर के पेट के नीचे कवर करके लाल ग्रह यानी कि मंगल पर भेजा गया था। यह कंगारुओं के बच्चों की तरह रोवर के पेट में छिपा था। इसका नाम है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। कुछ दिन पहले इंजीन्यूटी ने मार्स की हवा का स्वाद चखा था, अब उसने वहां की सतह को भी छू लिया है।
यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की सतह और वहाँ के वायुमंडल में रोटरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये वहाँ पर जो सूक्ष्म विश्लेषण होगा उसको करेगा और जानकारियाँ हमें सेंड करेगा पृथ्वी पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मंगल की सतह है। और भारतीय मूल की वनिजा रूपाणी जिनकी उम्र अभी 17 वर्ष है, उन्होंने ही इसको नाम दिया था इंजीन्यूटी। हिंदी में इसका मतलब है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। वनिजा अलबामा नॉर्थ पोर्ट में हाई स्कूल जूनियर में है और मंगल हेलीकॉप्टर के नामकरण के लिए नासा ने नेम द रोवर नाम से एक प्रतियोगिता चलाई थी उस समय। इसमें लगभग 28,000 प्रतियोगी जो शामिल हुए थे। वनिजा की ओर से ये नाम सुझाया गया था जिसको फाइनल किया गया। नासा ने बताया कि मंगल के वातावरण में यह छोटा सा जो हेलीकॉप्टर होगा वो सतह से 10 फीट ऊंचा उठकर एक बार में 6 फीट तक आगे जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, फिर से चार्ज होगा और फिर से ये अपनी जो छलांग है उसको लगाएगा। तो अब तक जैसा कि आप जानते हैं कि 19 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात ने एक मिशन होप भेजा है मंगल पर और 23 जुलाई को चीन ने तियानवे-1 मार्स मिशन भेजा था। तो इस समय 3 मिशन हैं जो कि इसमें मंगल पर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया? ये हैं आपके ऑप्शन, गेस करिए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका है 5 अप्रैल। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है नेशनल मैरीटाइम डे, ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य होता है लोगों में समुद्री व्यापार यानी कि मैरीन ट्रेड और यातायात के प्रति जागरूकता को फैलाना। वर्ल्ड मैरीटाइम डे और नेशनल मैरीटाइम डे दोनों अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जहां सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, वहीं पर भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस से मनाया गया था कब? 1964 में। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे और नेशनल मैरीटाइम डे अलग अलग होते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो होता है ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है और इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया जाता है। और इसमें वरुण जो देवता होते हैं, जल के देवता को क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। तो इसमें जो है वरुण देवता की एक प्रतिमा और एक पुस्तक इसमें दिया जाता है। तो इसे जो है वरुण पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाम मिन चिन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फाम मिन चिन, और ये बने हैं कहाँ के? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, वियतनाम के। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं वियतनाम कहाँ है। तो तस्वीर में देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे आप, ये है म्यांमार जहाँ पर हालात इसमें बहुत ही ख़राब है। उसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ये है वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम की लाइन अब आप समझ गए होंगे। फिलहाल एक बात जानिए कि उत्तर में यानी कि इस साइड में आप देखेंगे तो इसकी जो सीमा है ये चाइना से मिल रही है और इसके जो पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में लाओस है और कंबोडिया है। तो 2 देश हैं इसके पश्चिम में। ऊपर की तरफ कौन सा है? चाइना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि फाम मिन चिन ये पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन फुआन फुक की जगह लेंगे और गुयेन फुआन फुक ये देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों वियतनाम जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जिसकी राजधानी हनोई है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन होगा कि रायसीना डायलॉग का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? रायसीना डायलॉग। तो दोस्तों ये जो आयोजन होता है ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जिसको जो है ORF के नाम से जानते हैं आप, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से रायसीना डायलॉग का आयोजन करते हैं। तो क्या है रायसीना डायलॉग? तो आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग की जो शुरुआत हुई थी ये 2016 में हुई थी। यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
यह एक बहुहितधारक यानी कि सभी के हित की चिंता करने वाला, क्रॉस सेक्टोरल यानी कि एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने वाली एक बैठक होती है जिसमें नीति निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के जो संबंधित प्रतिनिधि होते हैं, हितधारक होते हैं, राजनेता होते हैं, पत्रकार होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उद्योग और व्यापार जगत के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको इस रायसीना डायलॉग में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के जो विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। OIRF की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1990 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा और यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो इसका नाम रायसीना डायलॉग इसलिए पड़ा क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी पर है, साउथ ब्लॉक में, तो इसीलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण 2021 का जो रायसीना डायलॉग होगा वो पूरी तरह से डिजिटल होगा। तो अभी 2021 जो थीम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल 2020 की थीम याद रखना। 2020 की थीम है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर जो होता है वो पिछले वर्ष के जो थीम्स हैं वो पूछे जाते हैं। अब डायरेक्टली जो प्रश्न होते थे अब नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्नों को अब थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद रखना है। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? सही जवाब है चिनाब आर्क ब्रिज, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग है। जम्मू और कश्मीर में इंडियन रेलवे की शानदार इंजीनियरिंग, चिनाब नदी पर बनाया कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल। तो यहाँ पर आप इस पुल को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की जो लंबाई होगी वो 1315 मीटर है, मतलब 1.3 किलोमीटर। और नदी तल से जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है, यानी कि नदी तल से जो नदी नीचे है उससे इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है। ब्रिज के एक तरफ के पिलर यानी खंभे की जो ऊंचाई है वो 131 मीटर है, ठीक है। तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। तो यही पॉइंट यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ट्विटर अगर आप यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा, वहाँ पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसके अनुसार चिनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की जो लंबाई है वो 1315 मीटर है। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ब्रिज के एक तरफ से पिलर यानी कि खंभे की जो ऊंचाई है वो 131 मीटर है। और इस पुल के निर्माण में 10 साल से अधिक का समय लग चुका है। 1315 मीटर यानी कि 1.3 किलोमीटर लंबे पुल के दोनों ओर बक्कल और कौरी क्षेत्रों को जोड़ेगा। पुल जोन 5 की उच्च तीव्रता के साथ भूकंप के झटकों को भी सहन कर सकता है। पुल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसकी आयु कम से कम 120 वर्ष हो। और अगर इस पर पटरियाँ भी इस हिसाब से बिछाई जाएंगी कि गाड़ी अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके। हालांकि गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलेगी। लगभग कुल मिला के 28,660 टन इस्पात से निर्मित यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले तूफान को भी झेलने में समर्थ होगा। ढांचे के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर वेल्डिंग की गई है जो जम्मू तवी से दिल्ली की दूरी के बराबर है। पुल को आतंकवादियों और बाहरी हमलों से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध भी इसमें किए गए हैं क्योंकि पुल से पाकिस्तान की जो हवाई दूरी है वो मात्र 65 किलोमीटर है। ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर है, ये याद रखना आप। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल, उनका नाम मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्य लोक नृत्य हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो ये हैं भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा और रूफ। एग्ज़ाम में अक्सर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक खबर है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। पिछले 6 महीने में उत्तराखंड के जंगलों में 1000 से ज़्यादा जगहों पर आग लग चुकी है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के बारे में तो 45 से अधिक जगहों पर आग की खबर आ रही है। तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने
जंगल की आग से निपटने के लिए एनडीआरएफ, जिसको आप कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम है, हेलीकॉप्टर के साथ उत्तराखंड में तैनात करने के आदेश दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ये हैं आपके ऑप्शन, और सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एक भारतीय विशेष बल है जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरे की स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में यह काम करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और ये जो है अमित शाह इसके चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे हैं। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्थापना हुई 2006 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको एनडीआरएफ हेडक्वार्टर, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए जो नए मिशन निदेशक हैं, तो नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये रही तस्वीर, और ये हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो प्रशंसित सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर चिंतन वैष्णव को NITI योग के तत्वाधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन के लिए नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। वैष्णव इस महीने के अंत में रामानाथन रामनान से पदभार ग्रहण करेंगे। रामनन जून 2017 से अटल इनोवेशन मिशन के पहले मिशन निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर वैष्णव अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप MIT कहते हैं, तो MIT में अपने वर्तमान कार्यभार से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के बारे में। तो अटल नवाचार मिशन, जिसको आप AIM कहते हैं, ये देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। AIM का उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नज़र रखना और नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक छत्र या बृहद संरचना को सृजित करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाकाडोबा सिंगला रामास्वामी सदाशिवन, नाकाडोबा सिंगला रामास्वामी सदाशिवन ये किसकी एक प्रजाति है। तो तस्वीर आप देख रहे होंगे, सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि यह एक तितली की प्रजाति है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक दशक पहले पश्चिमी घाट में अगस्त मलई में इस प्रजाति की खोज की गई थी, और अब इसे थ्रेटेंड टैक्सा की पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो याद रखना, नाकाडोबा सिंगला यह तितली की एक प्रजाति है जिसकी खोज 10 साल पहले की गई थी। हाल ही में विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ये हैं आपके ऑप्शन, और सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नौसैन्य पोत। तो फ्रेंड्स, नौसैन्य पोतों में इसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में DRDO ने, यानी कि DRDO के बारे में आप जान रहे हैं, इसके DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी कब हुई थी? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो संस्थान है, इसने शत्रुओं के मिसाइल हमले से नौसैन्य पोतों की सुरक्षा के लिए एक अत्याधुनिक तकनीकी एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। तो एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी क्या है? एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी, तो चाफ एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी है जिसका उपयोग शत्रु के रडार से नौसेना पोत की रक्षा करने में इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर ये तकनीक एक ऐसी तकनीक है कि मान लेते हैं ये समुद्र है, और यहाँ पर जो है हमारा जो जहाज़ है यहाँ पर मौजूद है, तो जो शत्रु का रडार होगा वो जो है भ्रमित हो जाएगा, उसको इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो इस पर अगर कोई मिसाइल हमला होता है तो कोई भी हमला इस पर करने में बहुत ही दिक्कत होगी, और इससे जो मिसाइलें होंगी वो भ्रमित हो जाएंगी। तो इस तकनीकी का प्रयोग जो है वो नौसैन्य पोतों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, और इसको बनाया किसने है? DRDO ने। तकनीकी का नाम है एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन होगा कि किस मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। सही जवाब इसका होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
तो 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य स्वदेशी इलाज पर ध्यान देने और दुर्लभ बीमारियों को ऊंची लागत पर इसका नियंत्रण करना है। यानी कि जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं, जब उसका इलाज करवाने के लिए लोग जाते हैं तो काफ़ी अधिक उसमें धन व्यय होता है, काफ़ी कीमत लगती है, तो उसको भी कंट्रोल करना है। साथ ही साथ ऐसी बीमारियों को जो है कंट्रोल करने, इनका इलाज खोजने पर, स्वदेशी तकनीक पर ध्यान देने की बात इसमें कही गई है। अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऐसे रोग जो प्रति 10,000 लोगों में, मतलब 6.5 से लेकर 10 तक, मतलब 6 से लेकर 10 लोगों में होता है, 10,000 लोगों में, उन्हें दुर्लभ बीमारी कहा जाता है। दुनिया में लगभग 7,000 दुर्लभ बीमारियां हैं और इससे जो है 300 मिलियन लोग प्रभावित हैं। भारत की बात करें तो भारत में दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 70 मिलियन है, मतलब काफ़ी अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। तो हाल ही में एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, जिसको आप ARWU कहते हैं, इसको संघाई रैंकिंग भी कहा जाता है, का 2020 का संस्करण जारी किया गया है, जिसमें IISc बेंगलुरु भारत का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों में कोलकाता विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है, AMU भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच सभी विश्वविद्यालयों में 801 से 900 की रैंकिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि भारतीय शिक्षण संस्थानों में ये जो इसका स्थान है वो 8वां होगा। AMU से पूर्व रैंकिंग में जिन संस्थानों को नाम मिला है उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान पहले स्थान पर है, इसके बाद IIT मद्रास दूसरे स्थान पर, IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर और IIT खड़गपुर चौथे स्थान पर है। 7वें स्थान पर है कोलकाता विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है, संकल्प से सिद्धि पहल को किसने स्टार्ट किया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1987 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र मीणा। तो संकल्प से सिद्धि यह 100 दिन का अभियान है, जिसमें भारत के 1500 गाँवों को कवर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी आदिवासी गाँव हैं, तो गाँव में स्थित वन धन विकास केंद्रों को एक्टिवेट करके वहाँ पर आदिवासी जनसंख्या का जो जीवन स्तर है उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, कोरोना टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी उपहार योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक टीकाकरण वाले जिलों को 3 वर्गों में बांटकर फिर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया कब? 5 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, जिसकी थीम रखी गई है 2021 में, प्रोमोटिंग ए कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस। उद्देश्य होता है लोगों को मौखिक, शारीरिक, यौन या मानसिक रूप से दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना और स्वविवेक के महत्व को उजागर करना। दोस्तों, क्विज नंबर 7 में मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन, जो कि हुआ था 1916 में। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों, गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता अंबिका प्रसाद मजूमदार के द्वारा की गई थी। और अब बारी है आज की क्विज की। बताइए कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन आप एक बार फिर देखिए, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
कथन 1, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। 2, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। 3, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। ये हैं आपके ऑप्शन, सही विकल्प चुनिएगा और इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर मौजूद है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टिकर आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।